अब तक 3 पार्ट्स हम देख चुके हैं, ए, बी और सी। सबसे पहले तो मैं आप सभी को थैंक्स बोलना चाहूँगा कि कल के वीडियो का एक बहुत वाइड रेस्पॉन्स आप लोगों ने दिया है। मैं चाहूँगा कि जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने पहले आपको बताया था कि हम कोशिश ये कर रहे हैं कि पूरी CRPC आपको YouTube के माध्यम से उपलब्ध हो जाए, ताकि आप जब कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जाएं तब भी और LLB के एग्जाम में जाएं तब भी आपको हमेशा ये काम मिले। तो इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि एवरी डे एक वीडियो आपको CRPC का उपलब्ध हो। इसमें जो चीज़ें मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, अगर आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं तो इनबॉक्स में कमेंट जरूर करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो कंटिन्यू करते हैं इसको। जो चैप्टर 10 का ABC हम कंप्लीट कर चुके हैं और कल हमने 144 और 144A देखी थी। आज हम इससे आगे बढ़ते हैं और 145 की तरफ बढ़ते हैं, स्थावर संपत्ति से संबंधित विवादों के संबंध में। तो ये जो चैप्टर हमें डी इसका कहता है कि लोक व्यवस्था और प्रशांति बनाए रखने का तो मूल 10th चैप्टर है, और इसका डी जो है वो कहता है स्थावर संपत्ति के बारे में विवाद। जब किसी प्रकार की ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में आपने ये सारी चीज़ें पढ़ी है कि मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी है ना, तो जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है या इंटेंजिबल प्रॉपर्टी है उनके संबंध में अगर कोई डिस्प्यूट हो तो प्रशासन के द्वारा क्या कार्रवाई की जाएगी। अभी तक हम पहले देख ही चुके हैं लोक प्रशांति के मामले में, कल 144 में भी हमने ये सारी चीज़ें देखी थी। तो 145 स्पेशली स्थावर संपत्तियों के बारे में प्रावधान करती है। तो 145 हमें कहती है कि जहाँ भूमि या जल के संबंध में विवादों से परिशांति भंग होना संभाव्य है वहाँ कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। भूमि और जल दोनों इसमें शामिल किए गए, मतलब स्थावर संपत्ति के साथ ही जल को भी अटैच किया गया। जल से संबंधित न्यूसेंस कितनी बार होता है, हम लोग देखते हैं कि पानी का नाला बहाया जा रहा है, किसी की ज़मीन के अंदर से पानी बहाया जा रहा है, जबकि उसकी जो उपयोगिता है उससे वो नष्ट होती भी जा रही है, या वहाँ कीचड़ फैलाया जा रहा है, जर्म्स फैलाए जा रहे हैं, बीमारियाँ फैलाई जा रही है, उसको रोकने का। इसके अतिरिक्त भूमि लैंड से संबंधित अगर किसी भी प्रकार का डिस्प्यूट है, इसमें दोनों प्रकार की लैंड, जो रेवेन्यू लैंड होती है हमारी वो, और रेजिडेंशियल लैंड्स होती है वो भी, अगर किसी प्रकार का डिस्प्यूट अराइज हुआ है या होने की संभावना, तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट को इसमें शक्तियाँ प्रदत्त की गई है कि उस भूमि को किसी भी प्रकार से वो चाहे तो अपने कब्जे में ले सकता है, वो रिसीवर भी नियुक्त कर सकता है। एक बार रिसीवर नियुक्त कर दिया, अगर बाद में उस रिसीवर को हटाना पड़ा तो नया रिसीवर भी नियुक्त किया जा सकता है। जल से संबंधित विवाद है तो जल जिस भूमि में से होकर के जा रहा है वहाँ से उसके रास्ते को परिवर्तित करवाया जा सकता है। तो कुल मिलाकर के स्थावर संपत्तियों के संबंध में भूमि और जल के मामले में यदि सोसाइटी में किसी प्रकार का कोई उपद्रव या न्यूसेंस होने की संभावना है तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट सेक्शन 145 की शक्तियों का उपयोग करते हुए उस भूमि को अपने कब्जे में ले सकेगा, उसको रिसीवर नियुक्त कर सकेगा, कुर्क कर सकेगा, नीलाम कर सकेगा, या इस दौरान दूसरी चीज़ आगे भी हम देखेंगे कि जिस व्यक्ति की ये भूमि है या जल से संबंधित विवाद है, यदि वो कोई इस प्रकार के दस्तावेज लेकर के न्यायालय में उपस्थित होता है जिससे ये प्रतीत होता है कि वह भूमि उसकी है या जिस व्यक्ति की है उसकी नहीं है, या जो कब्जाधारी है उसकी नहीं है, और इन चीज़ों से कार्यपालक मजिस्ट्रेट यदि संतुष्ट हो जाता है तो ऐसी स्थिति में कार्यपालक मजिस्ट्रेट इस प्रकार का व्यादेश या इस प्रकार की कुर्की या अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर रिवोक कर सकता है, वापस ले सकता है, और वो जो पक्षकार जिसकी भूमि है या जिसका जल से संबंधित विवाद था उसको रेमेडी या रिलीफ प्रोवाइड करवा सकता है। तो दोस्तों 145 जो वो बहुत वाइड सेंस लिए हुए है। हम देखते हैं कि सोसाइटी में डे बाय डे इस प्रकार के डिस्प्यूट्स की संख्या जो वो बढ़ती हुई जा रही है, और बहुत बार तो इस प्रकार के डिस्प्यूट्स जो है वो पॉलिटिकल रंग ले लेते हैं, रिलीजियस रंग ले लेते हैं, और डिस्प्यूट जो वो बढ़ता हुआ चला जाता है। तो यहाँ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स को इस प्रकार के डिस्प्यूट्स को रिजोल्व करने और शांति भंग से रोकने के लिए, वहाँ शांति भंग को रोक करके और शांति बनाए रखने हेतु इस प्रकार की व्यवस्थाएं जो है वो दी गई है और एम्पावर्ड किया गया है। तो 3-4 चीज़ें मैंने आपको इसमें बताई कि उस भूमि को कुर्क किया जा सकता है, रिसीवर नियुक्त किया जा सकता है, यहाँ तक कि उसको सेल आउट भी किया जा सकता है। तो 145 में जो है ये
विवादों से जहां परेशानी भंग होना संभव है वहां सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, तहसीलदार या अन्य जो भी कार्यपालक मजिस्ट्रेट है, डीएम सहित, वो इस प्रकार की प्रक्रिया 145 के अंतर्गत अपनाएगा और रिलीफ प्रोवाइड करवाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं धारा 146 की तरफ। 146 हमें कहती है कि विवाद की विषय वस्तु को कुर्क करने की और रिसीवर नियुक्त करने की शक्ति। तो ये मैं आपको 145 के साथ भी बता चुका हूं और 146 ये क्लियरली कहती है कि अगर भूमि पर विवाद इतना अधिक बढ़ गया है कि पक्षकार उसको किसी भी प्रकार से रिजोल्व करने के लिए सहमति नहीं हो रहे हैं, तो फिर प्रशासन इंटरफेयर करेगा और उसको क्या करेगा, अपने कब्जे में ले लेगा। जैसे कोई भवन है उसको सील करेगा, ताला लगाएगा और अपना उस पर नोटिस जो है वो चस्पा कर देगा कि भूमि जो प्रशासन ने अपने कब्जे में ले ली है, कोई भी इसमें अतिचार करने का प्रयास न करे, अन्यथा कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सामान्यतः जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, उसके बावजूद भी अगर नहीं रुक रहा है, या यहाँ एक चीज़ और हम देखना चाहेंगे कि जिन पक्षकारों के संबंध में इस प्रकार का भूमि और जल से संबंधित डिस्प्यूट लिए हुए, अगर ऐसा मजिस्ट्रेट उन पक्षकारों को न्यायालय में हाजिर होने वाली आदेशिका जारी करता है और वो फिर उपस्थित भी नहीं होता है, सारे प्रयासों के पश्चात वारंट निकाल दिया, गिरफ्तार भी नहीं हो रहा है, तो भी पहले भी हम देख चुके हैं कि इस प्रकार की प्रॉपर्टी को कुर्क किया जा सकता है और यहाँ विवाद के संबंध में भी प्रॉपर्टी को कुर्क किया जा सकता है। तो कार्यपालक मजिस्ट्रेटों को 145 में इस प्रकार की शक्तियाँ प्रदत्त की गई है कि अगर इस प्रकार का जो विवाद है वो बहुत अधिक बढ़ गया है और बाकी के सारे प्रोविजंस के अंतर्गत प्रयास करने के बावजूद भी वो विवाद रिजॉल्व नहीं हो रहा है, तो फिर अल्टीमेटली प्रशासन के द्वारा उस संपत्ति को कुर्क कर दिया जाएगा। और अगर कुर्की करने के लिए जो है वो सबसे पहले इसमें सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में भी आप देखेंगे कि एक प्रक्रिया दी गई है कि किस प्रकार से आप कुर्क करोगे। इट मीन्स कि जो भी डिस्प्यूटेड लैंड है उसको सबसे पहले प्रशासन किसी के माध्यम से अपने कब्जे में लेगा और फिर वहाँ सरकारी रिसीवर नियुक्त करेगा। तब सरकारी रिसीवर वहाँ जाएगा, उसको कब्जे में लेगा, उसको लॉकअप करेगा, या अगर कोई ओपन लैंड है तो उसको फेंसिंग करेगा या पुलिस प्रशासन के माध्यम से वहाँ उसको कब्जे में वो ले लेगा, यानी रिसीवर नियुक्त करेगा और कुर्क करेगा। कुर्की होने के पश्चात दोनों विवादित पक्षकार उस भूमि पर या जल से संबंधित विवाद पर किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं रखेंगे जब तक कि वो कुर्की से मुक्त नहीं हो जाए। यहाँ आगे हम ये भी देखेंगे कि अगर किसी प्रॉपर्टी को कुर्क कर दिया गया है तो प्रशासन के द्वारा उस प्रकार की कुर्की को रिवोक भी किया जा सकता है। अगर परिस्थितियाँ साधारण हो गई, दस्तावेज प्रस्तुत कर दिए गए, कार्यपालक मजिस्ट्रेट इस बात से संतुष्ट है कि आगे से किसी प्रकार का विवाद नहीं होगा, तो वो कुर्की का आदेश वापस ले लेगा और पहले की स्थिति में वो भूमि या जल से संबंधित विवाद है जो आ जाए। 147 कहती है भूमि या जल के उपयोग के अधिकार के संबंध में विवाद। अक्सर हम देखते हैं कि गांव में जोहड़ की भूमि है, वहाँ पानी को बारिश के पानी को जो वो इकट्ठा करके रखा जाता है और उसको पानी को लेने से संबंधित, चाहे वो सिंचाई से संबंधित हो या पीने से संबंधित हो या पशुओं के काम में लेने से संबंधित हो, इस प्रकार के डिस्प्यूट्स जो वो अक्सर अराइज होते रहते हैं और इस प्रकार के डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए प्रशासन को ये शक्तियाँ दी गई है। इसके अतिरिक्त जल से संबंधित विवाद अब आजकल तो बहुत काफ़ी कम हो गए इस प्रकार के केसेस, लेकिन फिर भी इक्का दुक्का इस प्रकार के केसेस होते रहते हैं कि जातिगत आधार पर भी गाँव में लोगों को पानी भरने नहीं दिया जाता था, किसी कुएं पर जाति विशेष के लोगों को नहीं जाने दिया जाता था, सार्वजनिक जो नलकूप है या पानी भरने का स्थान है वहाँ भी नहीं जाने दिया जाता था। तो इस प्रकार के विवाद जो वो अक्सर अराइज होते थे और उसके उपयोग के संबंध में विवाद हो जाता था। तो इस प्रकार के विवादों के निपटान का कार्य और दायित्व दोनों ही प्रशासन का। अगर ऐसी स्थिति में कोई डिस्प्यूट अराइज होता है दो या अधिक पक्षकारों के मध्य, तो उसको रिजॉल्व करने के लिए प्रयास करेगा प्रशासन। और अब तक हमने सेक्शन 141 से कंटिन्यूसली हम देखते हुए आ रहे हैं कि इन प्रोविजंस को उपयोग में लेते हुए उसको रिजॉल्व करने का प्रयास करेगा। जरूरत पड़ी तो ऐसे स्थान को अपने कब्जे में लेगा, कुर्क करेगा या पक्षकारों को न्यायालय में उपस्थित होने वाली आदेशिका जारी कर सकेगा, उपस्थित नहीं होते हैं तो गिरफ्तारी वारंट भी जारी कर सकेंगे। ये सारे प्रोविजन पिछले कई दिनों से हम लगातार इन वीडियोस के माध्यम से देखते हुए आ रहे हैं। तो इस प्रकार के प्रयास कर करके भूमि और जल के उपयोग के संबंध में वो विवाद को निपटाने का प्रयास करेगा।
और अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम इन चीज़ों से। सेक्शन 148 सीआरपी से हमें ये कहती है कि यदि इस प्रकार की आवश्यकता हो तो स्थानीय जांच के आदेश कार्यपालक मजिस्ट्रेट दे सकता है। यहाँ स्थानीय जांच का तात्पर्य क्या है? देखिए, बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी होती है जो स्थानीय लोग ही जानते हैं, बाहर के लोग नहीं जानते। इवन प्रशासन भी स्थानांतरण होता रहता है, डीएम बदल गए, एसडीएम बदल गए, तहसीलदार बदल गए, पटवारी जी बदल गए, गिरदावर जी बदल गए, लेकिन वो स्थानीय आदमी वही रहेंगे और एक्चुअल में डिस्प्यूट क्या है वो स्थानीय आदमी ही बता सकते हैं। ऐसी स्थिति में अगर कार्यपालक मजिस्ट्रेट चाहे तो किन्हीं स्थानीय कर्मचारियों या अधिकारियों की एक समिति बना करके जांच करवा सकता है कि डिस्प्यूट क्यों अराइज हुआ और इसका समाधान क्या है। देखिए, इस प्रकार के डिस्प्यूट जो है वो हम देखते आ रहे हैं कि जब फैमिलियर होते हैं तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं, या जो जातिगत या धार्मिक उन्माद से संबंधित चीज़ें होती हैं वो भी बरसों तक चलते रहते हैं। कई बार प्रशासन इस प्रकार का प्रयास करता है कि इसका स्थायी समाधान निकाल दिया जाए। तो इसके लिए प्रशासन जो वो सतर्कता के साथ प्रयास करे, स्थानीय आधार पर जांच कमेटियां बनाए, जांच कमेटियों की जो रिपोर्ट है उसके आधार पर सभी पक्षकारों की सहमति से कार्रवाई करे तो संभवतः उस प्रकार के विवादों का निपटान स्थायी तौर पर हो सकता है। तो इसलिए 148 कार्यपालक मजिस्ट्रेटों को स्थानीय जांच करवाए जाने से संबंधित अधिकार प्रदत्त कर दिए। सिंपली 148 तक ये प्रोविजंस दिए गए। थैंक यू।